Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal, and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU, and I hope that you would like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. तो इस वीडियो में हम BA साइकोलॉजी ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स BPCC 101 की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इसमें हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया है, इसके क्या डेफिनेशंस हैं, इसके क्या हिस्ट्री है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम पहले पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं। द टर्म साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी एंड लोगस। साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, जिसमें पहला साइकी है जिसका मीन्स है सोल और ब्रेथ, और दूसरा वर्ड है लोगस मीन्स नॉलेज और स्टडी। तो साइकोलॉजी सोल की स्टडी है। साइकोलॉजी में हम सोल की स्टडी करते हैं, ये डिफाइन करा गया है इन दो वर्ड से। लेकिन अगर हम अभी देखें कि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें क्या पता है कि हम साइकोलॉजी में ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर को पढ़ते हैं। तो क्यों इसमें सोल टर्म यूज़ की गई है, क्यों इसे साइकी और लोगस वर्ड यूज़ करे गए हैं? क्योंकि जो पहले टाइम पे जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, पहले हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ते थे, पहले हम फ़िलोसफी पढ़ते थे और उसके अंदर हम साइकोलॉजी को पढ़ते थे। तो जो एशियन ग्रीक फ़िलोसफर्स थे, उनका जो मेन इंटरेस्ट था सोल की स्टडी में, कि वो सोल के बारे में पढ़ना चाहते कि आत्मा क्या होती है, वो कैसे काम करती है, ये सब। तो उनका मेन इंटरेस्ट सोल में था। तो उन्होंने सोल की स्टडी के लिए, जैसे कि ये टर्म यहाँ पर भी है, ये वर्ड है साइकी, ग्रीक वर्ड है, इसका मीन्स है सोल, और लोगस मीन्स नॉलेज। तो उन्होंने सोचा कि उनको सोल की स्टडी करनी थी, तो इसलिए उन्होंने के स्पेशल ये अपने वर्ड डिफाइन करके निकाले कि साइकोलॉजी, और इसमें हम सोल की स्टडी करेंगे मेनली। उन्हें कोई इसमें बाहरी जो हमारा बिहेवियर उससे इंटरेस्ट नहीं था, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको मेन इंटरेस्ट था सोल की स्टडी में, इसलिए उन्होंने ये वर्ड साइकोलॉजी बनाया। तो ये तो हो गया कि साइकोलॉजी वर्ड क्यों बना गया, क्यों बनाया और कैसे बना, इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो हमने ये तो पढ़ लिया। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। अब जैसे अभी हमने पढ़ लिया कि साइकोलॉजी वर्ड कैसे डिराइव्ड हुआ है, कि इन दो वर्ड से मिलकर के बना है, तो वैसे ही अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की। तो इसमें हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, अर्ली डेफिनेशन और करंट डेफिनेशन। अर्ली डेफिनेशन मीन्स जो पहले जो डेफिनेशंस रखी गई थी जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और फिर करंट डेफिनेशन जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अर्ली डेफिनेशन। अर्ली डेफिनेशंस में साइकोलॉजी को तीन तरीके से डिफाइन करा गया था: साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, एंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अब हम पढ़ेंगे क्यों इन्हें ऐसे डिफाइन करा गया था साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल, और क्यों इसे एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन वो है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। तो पहला पॉइंट है, अर्लियर साइकोलॉजी वाज पार्ट ऑफ फिलोसफी। जैसे कि मैंने बताया कि पहले साइकोलॉजी फिलोसफी का एक पार्ट थी। एशियन फिलोसफर्स वर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ सोल, और एशियन फिलोसफर्स सोल की स्टडी में इंटरेस्टेड थे। सो दे फर्स्ट डिफाइंड द साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। इसीलिए उन्होंने साइकोलॉजी को सबसे पहले साइंस ऑफ सोल ही डिफाइन किया। सोल हैज़ अ वेरी वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग। देखो, अब सोल वर्ड छोटा है बट इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। अगर मैं आपसे पूछूँ भी कि सोल के बारे में आप क्या समझते हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी कि ये होती है आत्मा, वो होती है सोल, बट एक क्लियर प्रूफ के साथ कोई एक डेफिनेशन या फिर कुछ भी एक प्रूफ आपके पास नहीं होगा, किसी के पास भी नहीं है। तो सोल का मीनिंग बहुत बड़ा है, और ना हमारे पास कोई प्रूफ है, ना किसी ने देखा है, ना हम उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं है। This definition raised questions regarding its metaphysical nature, physical existence, weight and volume. तो ये जो डेफिनेशन दी गई थी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, इसके वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए थे। पहला इसके मेटाफिजिकल नेचर को लेकर के। अब मेटाफिजिकल नेचर क्या है? मेटाफिजिकल नेचर यानी कि जो हमारा फिजिकल नेचर है उससे बियॉन्ड, उससे परे जो कुछ भी है वो है मेटाफिजिकल नेचर। अब सोल है ना, सोल को किसी ने देखा है, ना उसका किसी को वेट पता है, ना उसका किसी को स्ट्रक्चर पता है, उसकी फिजिक क्या है वो किसी को नहीं पता। तो वो मेटाफिजिकल नेचर है। उसका नेचर, उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है भी
कि नहीं ये भी नहीं पता, उसका वेट क्या है वो भी नहीं पता, वॉल्यूम, ये सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए थे इस डेफिनेशन को लेकर के कि अगर साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल है तो वो सोल क्या है पहले ये डिफाइन करो। तो ये क्वेश्चंस खड़े हो गए थे इस डेफिनेशन को लेकर के। पीपल started criticized it severely because soul considered as a vague term. पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइज इट सीवियरली, लोगों ने देखो इसके इतने सारे क्वेश्चंस इस वर्ड को लेकर ही खड़े हुए थे, इस डेफिनेशन को लेकर के खड़े हो गए थे, तो लोगों ने इस डेफिनेशन को बहुत बुरी तरीके से इसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सोल को लोग एक बहुत ही वेग टर्म, वेग मीन्स अटपटा, एक बहुत ही अटपटा टर्म लोगों को लगता था, क्योंकि किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, किसी ने इसे देखा नहीं है। अगर हम किसी इंसान के बिहेवियर को जज करें, उसको ऑब्जर्व करें, तो जो एशियन ग्रीक फिलोसफर्स थे उनका मानना था कि जो हमारे अंदर सोल है वही सब कुछ कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे, हमारी बॉडी कुछ नहीं कर रही, जो हमारे अंदर सोल है वो सब कुछ कर रही है। तो उस सोल को हम ना तो उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना उसका IQ चेक कर सकते हैं, ना उसमें उसकी मेमोरी चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए लोगों को ये बहुत ही अटपटा टर्म लग रहा था सोल, जो इन्होंने डिफाइन करी थी साइकोलॉजी को। दिस डेफिनेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय दी साइकोलॉजिस्ट, इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि देर इज़ नो कन्विंसिंग प्रूफ और एविडेंस विच इज़ इनएडिक्वेट टू सेटिस्फाई द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं आपसे पूछूं सोल को आप डिफाइन करो तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। कि अगर कोई बोले कि मैंने सोल देखी है तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, नहीं देखी तो उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है सोल को लेकर के उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं है, जो कि इनएडिक्वेट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस को सेटिस्फाई करने के लिए। अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस क्या? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस कि अगर हम किसी भी फील्ड को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम एज अ साइंस डिक्लेयर कर रहे हैं तो साइंस में सबसे पहले हमें चाहिए प्रूफ। किसी भी डेफिनेशन को हम बोल रहे हैं, कोई भी हमने टर्म दी है तो उसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये सच है। बट अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो साइंस नहीं है। साइंस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, हमारी थॉट्स पे नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं उस पर बेस्ड नहीं है। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, डेटा कलेक्शन होता है, जो कि साइकोलॉजी में भी होता है। बट इस टाइम पर हम अर्ली डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं तो इस टाइम पर सोल जो इन्होंने डिफाइन करी थी इसका कोई भी एविडेंस नहीं था, इसलिए इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो ये जो पहला पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, ये टॉपिक इधर ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड हम पढ़ेंगे आगे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब सेकंड है साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। तो इसमें फर्स्ट है साइकोलॉजी वॉज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ माइंड बाय एशियंट ग्रीक फिलोसफर्स। अब जब ग्रीक फिलोसफर्स ने साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल डिफाइन किया था और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो उन्होंने दूसरी डेफिनेशन दी, साइकोलॉजी वॉज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ माइंड। उन्होंने साइंस ऑफ माइंड कहा साइकोलॉजी को। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग है। ब्रेन एक ऑर्गन है जो कि बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर के बना है, उसमें केमिकल्स हैं, उसमें नर्व्स हैं। बट माइंड में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेन का एक वेट है, माइंड का कोई वेट नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। माइंड यहाँ पे हमारा मन, वो इन्होंने डिफाइन करा था। साइकोलॉजी वाज ब्रांच ऑफ मेंटल फिलोसफी। जो देखो जैसे फिलोसफी है, फिलोसफी के अंदर सब फील्ड है मेंटल फिलोसफी, और उसके अंदर हम साइकोलॉजी को हम पढ़ते थे। तो फिलोसफी और फिलोसफी की एक ब्रांच, एक सब फील्ड मेंटल फिलोसफी, और उस मेंटल फिलोसफी में साइकोलॉजी आती थी। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि मेंटल फिलोसफी का पार्ट है साइकोलॉजी, तो इन्होंने इसे एज अ माइंड डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया कि ये साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड है। माइंड कैन नॉट बी मेजर्ड। अब माइंड को भी हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई वेट नहीं है, इसलिए हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि उसका IQ क्या है या फिर उसमें कौन कौन से केमिकल कब कब सेक्रेट हो रहे हैं, कुछ हम मेज़र नहीं कर सकते। दिस डेफिनेशन डजंट इंक्लूड ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये जो डेफिनेशन दी थी उन्होंने साइंस ऑफ माइंड कहा था साइकोलॉजी को, ये कोई भी ओवर्ट बिहेवियर इंक्लूड नहीं कर रही है ह्यूमन बीइंग का। अब ये ओवर्ट बिहेवियर क्या है? ओवर्ट बिहेवियर देखो दो तरीके के बिहेवियर होते हैं, एक कोवर्ट बिहेवियर COVERT कोवर्ट बिहेवियर, और एक ओवर्ट बिहेवियर।
अब ओवर्ट बिहेवियर वो है जो इधर लिखा है, ओवर्ट बिहेवियर जो बाहर जो हमारा बिहेवियर बाहर दिखता है, जो लोगों को दिखता है। जैसे अब हम रो रहे हैं, हमारे आंखों से आंसू टपक रहे, तो सामने वाले को पता चल रहा है कि हाँ ये रो रहा है, ये दुखी है, तो ये हमारा ओवर्ट बिहेवियर है। बट हम दुखी हैं लेकिन हमारे आंखों से आंसू नहीं टपक रहे, हम जैसे होता है ना, हम दुखी हैं लेकिन हमें खुश खुश दिखना है, वो वाली चीज़ है, तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा। वो है हमारा कोवर्ट बिहेवियर, जो हमारे अंदर है, हमारे मन में है, वो है कोवर्ट बिहेवियर। और जो बाहर दिखता है वो है ओवर्ट बिहेवियर। तो ये दो तरीके के बिहेवियर हैं, ये भी मैंने डिफाइन कर दिया है। तो इस डेफिनेशन की वजह से हम ओवर्ट बिहेवियर, जो हमारा बाहरी बिहेवियर है, वो ये इंक्लूड नहीं कर रही थी कि मन क्या है। मन हमारे अंदर है ना, वो कोई ऑर्गन नहीं है, बस हमारी जो फीलिंग्स जो कुछ भी है उसको हम मन कह देते हैं। तो ये जो डेफिनेशन, ये हमारे कोवर्ट बिहेवियर को तो इंक्लूड कर रही थी कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या है, हमारा जो अंदर का बिहेवियर, जो हमारा कोवर्ट बिहेवियर है, उसको तो ये इंक्लूड कर रही थी। लेकिन जो हमारे बाहर का बिहेवियर है, जो लोगों को दिखता है, उस बिहेवियर को ये इंक्लूड नहीं कर रही थी। अगर हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ माइंड डिफाइन कर देते, तो जो हमारे बाहर का बिहेवियर है, जो लोगों को दिखता है, जिससे हमें पता चलता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देख करके वो इंक्लूड नहीं होते, उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते। दिस डेफिनेशन वाज आल्सो ड्रॉप्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट, और इस वजह से इस डेफिनेशन को भी ड्रॉप्ड साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कर दिया गया था। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। थर्ड आ गया है साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या है कि हम किस सिचुएशन में, अपने सराउंडिंग में कितने हम अवेयर हैं, हम कितने कॉन्शियस हैं, हम कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो है हमारी कॉन्शियसनेस। जैसे जब हम सो रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है हमारे सराउंडिंग क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, क्या आवाज़ आ रही है, कुछ हमें नहीं पता होता। वो जब हम कॉन्शियस नहीं होते। बट जब हमारी आंखें खुली होती हैं, हम पूरी तरीके से कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन चल रहा है, क्या क्या आवाज़ आ रही है, वो सब है कॉन्शियसनेस। उसको हम कॉन्शियस होना कहते हैं। तो ये तो हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा कॉन्शियसनेस क्या है। तो अब साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस क्यों डिफाइन करा गया था, हम ये देखेंगे। इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी द मेन फोकस ऑफ साइकोलॉजी वाज कॉन्शियस एक्सपीरियंस बाय बग्गा एंड सिंह 1990। जो हिस्ट्री में जो साइकोलॉजी थी, उसका मेन फोकस था कॉन्शियस एक्सपीरियंस, कि कोई ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल वो अपने कॉन्शियस लेवल पे क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, बस वो था मेन फोकस। कि जब आंखें खुली हैं, हम पूरी तरीके से अवेयर हैं, तो तब हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब कौन कौन से केमिकल सेक्रेट हो रहे हैं हमारे ब्रेन में, या फिर क्या क्या हमारा बिहेवियर है, वो सब हम साइकोलॉजी में पढ़ते थे। वो मेन फोकस था हिस्ट्री में। बट इसमें क्या इंक्लूड, बस ये क्या इंक्लूड नहीं कर रहे थे कि जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पर भी हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। बट जब क्या हो रहा होता है हमारे ब्रेन में, या फिर हमारे बिहेवियर क्या होता है उस टाइम पर पे, वो सब इंक्लूड नहीं, उस सब के बारे में ये लोग स्टडी नहीं करते थे, उस पर इतना फोकस नहीं था। मेन फोकस था कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर। दिस डेफिनेशन वाज नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, और इस डेफिनेशन को भी यूज़ नहीं किया गया था ज़्यादा लंबे समय तक। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी कैन नॉट स्टडी साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिवली बिकॉज इट इज़ मोर पर्सनल और सब्जेक्टिव। अब सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव मीन्स फैक्ट्स, कि जैसे जिन्हें बदला ना जा सके, जिसमें कोई शक ना हो। जैसे सूरज पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूब जाता है, ये फैक्ट है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, ये बात सच है, फैक्ट है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ना इसमें कि एक पर्सन कुछ और कहेगा, वो पर्सन दूसरा पर्सन कुछ और कहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये फैक्ट है। वो तो हो गई ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर है सब्जेक्टिव। अब ये सब्जेक्टिव क्या है? सब्जेक्टिव इसका अपोजिट, जो चीज़ें चेंज हो सकें। जैसे अगर आपके सामने 10 जने हैं, 10 जनों को आप कोई चॉकलेट दो, फिर उनकी जो ओपिनियन है उसको लेकर के, किसको अच्छी लगी किसको नहीं लगी, वो सबका अलग अलग होगा। कि कोई कहेगा कि ये चॉकलेट बहुत बेस्ट है, कोई कहेगा कि ये बिल्कुल बेकार है। तो आप किसी एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाओगे कि एक्चुअल में ये चॉकलेट अच्छी है या ये बुरी है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सनल है। ठीक है। तो जो पर्सनल होता है, जो जिसमें चेंजेस आ सकते हैं, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर हम कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, वो तो है सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव मीन्स फैक्ट्स।
तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में यहाँ पे क्या लिखा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन की वजह से वी कैन नॉट स्टडी साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिवली, हम किसी फैक्ट्स के ऊपर हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि किसी की कॉन्शियसनेस बहुत पर्सनल है। अगर अभी कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे, उसमें से आधे ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे पूरे अवेयर होकर के, पूरे कॉन्शियस फोकस के साथ, बट कुछ ऐसे होंगे जिनको जो पढ़ ही नहीं रहे होंगे, वीडियो चल रही है वो नीचे कमेंट पढ़ रहे हैं या फिर कुछ और नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, तो वो अवेयर नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि वीडियो में क्या था, तो सबके जो ओपिनियंस होंगे, जब सबके आंसर होंगे वो बहुत अलग अलग होंगे, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव। तो वैसे ही कॉन्शियसनेस क्या है, बहुत सब्जेक्टिव नेचर है। इस वजह से हम साइकोलॉजी में कोई भी एक थ्योरी नहीं लिख सकते इसके अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि बहुत सब कुछ सब्जेक्टिव हो जाएगा। कोई पर्सन कुछ और कहेगा, उसकी कॉन्शियसनेस अलग थी, दूसरा पर्सन कुछ और कहेगा, तो इसलिए हम किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे इस डेफिनेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फास्ट डेवलपिंग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड। उस टाइम पे जो फास्ट डेवलपिंग फील्ड थी साइकोलॉजी की, वो थी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी उसकी एक फील्ड है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड। माइंड का जो अनकॉन्शियस पार्ट है उसके बारे में हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ते थे, और ये काफ़ी फास्ट डेवलप हो रही थी। अगर हम साइकोलॉजी एज अ कॉन्शियसनेस डिक्लेयर कर देते तो हम इस फील्ड को ख़त्म कर देते, या फिर हम इस फील्ड में जो फास्ट डेवलप हो रही थी, लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा था, ये हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इसमें हम अनकॉन्शियस पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे माइंड के, कि जब हम अनकॉन्शियस होते हैं तब हमारे ब्रेन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या केमिकल सेक्रेट हो रहे हैं, उनका हमारे बिहेवियर पे क्या असर पड़ रहा है, ये सब हम नहीं पढ़ पाते। इस वजह से भी इस डेफिनेशन को नहीं एक्सेप्ट करा जा रहा था। दिस डेफिनेशन आल्सो हैव अ फिलोसफिकल टिंज एंड डू नॉट एक्सेप्टेड बाय द मॉडर्न साइंटिफिक माइंडेड साइकोलॉजिस्ट। और इस डेफिनेशन में, क्योंकि जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो उनकी जो इंटरेस्ट था वो उसको डिफाइन कर रहे थे बार बार साइकोलॉजी को, कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। क्योंकि मेंटल फिलोसफी के अंदर हम साइकोलॉजी को पढ़ रहे थे, और उन्होंने इसीलिए इसको कॉन्शियसनेस और माइंड बार बार डिक्लेयर कर रहे थे। तो और जो ये साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसमें भी एक फिलोसफिकल टिंज आ रहा था, एक टिंज मतलब एक असर। इसे जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें एक फ़िलोसफिकल हमें टिंज मिल रहा था कि ये फ़िलोसफी है, साइकोलॉजी एक अलग डिफ़ाइन नहीं हो पा रही थी। इस वजह से भी जो मॉडर्न साइंटिफिक माइंडेड साइकोलॉजिस्ट थे वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और ये सारे रीजंस हैं। और यहाँ पर जो अर्ली डेफिनेशन है वो ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि हमने तीनों डेफिनेशन, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, हमने तीनों पढ़ ली हैं। और अगर आप ये एग्जैक्ट पॉइंट भी आप अपने एग्ज़ाम में या फिर असाइनमेंट में लिखे हैं तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो सब कुछ। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। हमने अर्ली डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली हैं, अब ये है करंट डेफिनेशन, यानी कि जो हम अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो कैसे डिराइव की गई, कैसे डिफाइन की गई, उसके बारे में। इन दी अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की शुरुआत में वॉटसन द फादर ऑफ स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। वॉटसन जो स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म के फादर थे, उन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर डिफाइन करा था। अब स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म, जैसे इग्नू में भी हमारे स्कूल ऑफ साइंस है, स्कूल ऑफ सोशल स्टडीज़ है, वैसे ही ये है स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। जैसे हम स्कूल ऑफ साइंस में, स्कूल ऑफ सोशल स्टडीज़ में साइकोलॉजी और सब्जेक्ट्स उनके अंदर पढ़ते हैं, वैसे ही स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म में हम बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। बहुत सारे लोग थे पास्ट में जिनको इंटरेस्ट था ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने में, इसलिए उन्होंने क्या ये बनाया, स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। और इसके फादर कौन थे मेन, वॉटसन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉटसन थे फादर ऑफ स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। और उन्होंने क्या डिफाइन करा था, साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एट एल 1986, वॉटसन रिजेक्टेड माइंड एज द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी and insisted that psychology be restricted or confined to the study of behavior. मॉर्गन एट एल के अकॉर्डिंग 1986 में वॉटसन ने माइंड को साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए रिजेक्ट कर दिया था कि माइंड के बारे में हम साइकोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे,
और उन्होंने इंसिस्ट किया था साइकोलॉजी को कि हम साइकोलॉजी में बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, कि साइकोलॉजी को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, उसको वहाँ तक बांध दिया जाए कि उसमें सिर्फ हम बिहेवियर के बारे में स्टडी करें। उसमें ना माइंड ना सोल, इस सब की चीज़ों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर के बारे में। अकॉर्डिंग टू वॉटसन, देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर and we can also learn about our own behavior from the study of what animals do. वॉटसन के अकॉर्डिंग एनिमल के बिहेवियर में और ह्यूमन के बिहेवियर में कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं है, और हम अपने बिहेवियर के बारे में, हम अपने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी हम एनिमल्स क्या कर रहे हैं उससे स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो पहले रैट्स पे, माइस पे और कैट्स पे, मंकीज़ पे, इन सब पे पहले किए जाते हैं, और फिर इनके जो बिहेवियर में जो चेंज आता है या फिर जो भी हमें स्टडी जो भी निकल कर आती है उससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन बिहेवियर में क्या डिफरेंस आएगा इससे। उसके बाद हम ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन बिहेवियर में और एनिमल बिहेवियर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वॉटसन एम्फेसाइज्ड दैट नथिंग इज़ इनेंट एंड एवरीथिंग कैन बी लर्नड। वॉटसन का क्या कहना था, किस बात पर उनका जोर था कि कुछ भी इनेंट नहीं है और हम सब कुछ आकर के सीखते हैं। मतलब जैसे कि हम कुछ भी लेकर के नहीं आते, हम पैदा होते ही नहीं हमें सब कुछ आ जाता, बोलना नहीं आता, हमें चलना नहीं आता, हम सब चीज़ें सीखते हैं और उसी से हमारा बिहेवियर बनता है। वुडवर्थ 1948 हैड अर्लियर स्टेटेड दैट, वुडवर्थ 1948 उन्होंने कहा था कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, साइकोलॉजी ने पहले अपनी सोल खो दी, देन इट्स माइंड, फिर अपना माइंड, एंड देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, और फिर उसने अपनी कॉन्शियसनेस भी खो दी। ये उन्होंने जो पिछली डेफिनेशन है उन सबको इकट्ठा करके लिख दिया यहाँ पे। इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ शॉर्ट, बस अभी इस पे बिहेवियर है। साइकोलॉजी में हम अब बिहेवियर को पढ़ रहे हैं। तो ये अर्ली डेफिनेशन और करंट डेफिनेशन दोनों डेफिनेशन ख़त्म हो गई हैं। तो इस वीडियो में हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशंस कवर कर ली हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट का जितना भी पार्ट है उसको कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई भी करे तो वो भी आप कमेंट में लिख करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।